नमस्कार, पोल पात में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मा सिंह। आज हम जिस दार्शनिक को समझेंगे उनका नाम है हेगल। कहा जाता है कि हेगल जितना महान दार्शनिक था उतना ही उसके विचारों को समझना मुश्किल था। हेगल का जन्म 1770 में होता है और मृत्यु इनकी 1831 में होती है। हेगल के अगर महत्वपूर्ण कार्यों को में देखें तो द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत उनमें से एक है और इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की। हर विचारक के समक्ष एक प्रश्न जरूर रहता है कि किसी राज्य में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए। इस प्रश्न का हल ज़्यादातर दार्शनिक निकालने की कोशिश करते हैं, पर इसका ठीक ठाक हल हो नहीं पाया। बहुत डिफरेंसेस होते हैं दार्शनिक के बीच में। जो फिलोसफर होते हैं उनके विचारों में बहुत मतभेद पाए जाते हैं। और एक तरफ लॉक असीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांट कुछ और बताते हैं, तो डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन और ये प्रश्न हमेशा से ज्वलंत रहा है कि राज्य में व्यक्ति की क्या स्थिति होनी चाहिए और राज्य का क्या दर्जा होना चाहिए, और आगे भी ये ज्वलंत रहेगा। ये प्रश्न हमेशा उठता रहेगा। लेकिन हेगल ने इस प्रश्न का हल अपने इसी सिद्धांत में निकाला है। हेगल एक आइडियलिस्ट हैं, यानी कि आदर्शवादी हैं, विचारवादी हैं। जो ये आइडियलिस्ट वर्ड है ये आइडिया से डिराइव्ड होता है, यानी कि ये आइडिया शब्द से निकला हुआ है, इसलिए इसका अर्थ होता है विचारवादी। और दूसरा इसका हेगल आदर्शवादी भी हैं और उनको विचारवादी विचारक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये आइडियलिस्ट हैं और आइडियलिस्ट वर्ड आइडिया से डिराइव्ड होता है। हेगल की चिंतन पद्धति में विचार मूल आधार है, यानी कि विचार वो केंद्र में है। हेगल हमें दो बातें बताते हैं। नंबर 1, व्यक्ति और समाज के हितों में कोई टकराव नहीं हो सकता। और नंबर 2, जो राज्य है ये नैतिक मूल्यों का सर्वोत्कृष्ट रूप है, अर्थात राज्य में हमें नैतिक मूल्यों के सर्वोत्कृष्ट दर्शन होते हैं। और इसी राज्य में व्यक्ति रहता है और जो समाज होता है, यानी व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति एक परिवार का सदस्य होता है और कई परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। तो व्यक्ति और समाज दोनों इस राज्य में समाहित होते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों का उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इसलिए राज्य में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हेगल मानता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे मूल तत्व है चेतना। इसको आप विचार कह सकते हैं, बौद्धिकता कह सकते हैं, और कई नामों से आप पुकार सकते हैं। जो भी चीज़ इस विश्व में दिखाई देती है वो विचार तत्व की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात कोई वस्तु दिखती है तो उस वस्तु के पीछे विचार होता है। इसलिए वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु से ज़्यादा विचार महत्वपूर्ण है। जब तक आप वस्तु के विचार को नहीं समझेंगे तब तक वस्तु को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा हेगल मानते हैं। और हेगल हमें एक बात और बताते हैं। ये कहते हैं कि ये जो विचार तत्व है अपनी शुरुआती दौर में सुषुप्त अवस्था में रहा होगा। परिकल्पना कीजिए कि ये शुरुआती दौर में सुषुप्त अवस्था में ही रहा होगा। लेकिन कोई चीज़ सुषुप्त अवस्था में होती है तो अपना विकास चाहती है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में अपना विकास चाहता है। बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है कि वह अपना विकास करे। उसे कुछ पता नहीं होता है, कि उसे विकास के बारे में कोई नॉलेज नहीं, लेकिन ये उसकी प्रकृति है या उसकी मूल प्रवृत्ति है कि वो विकास करेगा, वो इसलिए विकास चाहता है। उसी प्रकार विचार भी सुषुप्त अवस्था में होता है, उसे कुछ पता नहीं है, फिर भी उसकी ग्रोथ होती है। जैसे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है लेकिन वो नेचुरल ग्रोथ होती है। चेतना तत्व भी अपना पूरा विकास करके चरम अवस्था में पहुंचना चाहती है।
विकास प्रक्रिया जिगजैग होती है। हीगल कहते हैं कि विकास जो है एक लीनियर उसमें नहीं चलती, एक लाइन में नहीं चलती, सीधी रेखा में नहीं चलती है, ये जिगजैग चलती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। और इस प्रक्रिया को हीगल जो है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम देता है। द्वंद्वात्मक जो है ये पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति इन्होंने हीगल ने जो है प्लेटो से लिया है, लेकिन प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति में और हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जब जो प्लेटो का द्वंद्वात्मक है वो वाद प्रतिवाद और फिर जो है संवाद पर होता है। प्लेटो क्या है का एक विचार आता है, प्लेटो का होता है कि एक विचार होता है, फिर विचार के काउंटर में एक और उसका अपोजिट कोई विचार आता है, फिर क्या होता है उन दोनों में से एक विचार जो है जीत जाता है, यानी कि एक विचार दूसरे विचार को काट करके आगे बढ़ जाता है, यानी कि एक विचार जो है हार जाता है, दूसरा विचार जीत जाता है। प्लेटो ने जो है इस तरह से उनका प्लेटो की जो पद्धति थी द्वंद्वात्मक की इस तरह थी कि दो विचार होते हैं, दोनों आपस में टकराते हैं या उनमें जो है वार्तालाप होता है और एक विचार जीत जाता है, एक हार जाता है। लेकिन जो है इनका ये अगर हम हीगल की बात करें तो इनका द्वंद्वात्मक पद्धति दूसरी तरह की होती है। इनके द्वंद्वात्मक में एक वाद होता है, फिर उसका प्रतिवाद होता है और फिर दोनों का मिलाकर के संवाद आता है, यानी कि एक बात होती है उसके विरोध में, उसके काउंटर में दूसरी बात आती है और दोनों के अंश जो सत्य के अंश होते हैं, दोनों में से, वाद में से भी और काउंटर में जो प्रतिवाद होता है उसमें से दोनों के सत्य जो बचते हैं उससे बनता है संवाद। तो ये अंतर है। प्लेटो के अगर हम स्थिति में देखते हैं तो उसमें दो विचार होते हैं, एक कट जाता है, एक विचार को काट के दूसरा विचार आगे बढ़ जाता है। जबकि जो हीगल में देखते हैं तो दो विचार होते हैं और दोनों विचारों में से सत्य को जो है दोनों विचारों में से सत्य को उठा करके संवाद बना दिया जाता है। जो उसमें सत्यता होती है, दोनों विचारों में सत्य अंश होता है, उसको लेकर के संवाद बन जाता है। जैसे कि ये परिवार, उदाहरण में परिवार हो गया, परिवार में क्या होता है? प्यार, सहयोग, ये सब चीज़ें होती हैं। समाज में क्या होता है? समाज में जो है प्यार सहयोग भी होता है, लेकिन दूसरी चीज़ भी होती है, उसकी अपोजिट चीज़ भी होती है, यानी कि थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा होती, थोड़ा सा द्वेष ईर्ष्या होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों क्या हुआ? अपोजिट हुए। अब इन दोनों से क्या है? परिवार और समाज से क्या बना? राज्य बना। तो राज्य में दोनों चीज़ें हैं, प्यार भी है, क्योंकि राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, वो सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी का है, वो राज्य जो है सभी का है, तो उसमें प्यार सहयोग भी रहता है और प्रतिस्पर्धा भी रहती है, दोनों चीज़ें उसमें बनी रहती हैं। तो आगे हीगल कहता है कि अगर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। समाज में अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, खराब परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है चेतना की, ये क्या है? चेतना की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। और संघर्ष जो है, संघर्ष और परिवर्तन का ये जो संघर्ष आता है, जो परेशानियां आती हैं, ये संघर्ष क्या है? परिवर्तन का द्योतक है। इसको जो है इन्होंने परिवर्तन का द्योतक माना है। और ये आगे कहते हैं कि जो ये परिवर्तन होगा, ये कैसे होगा? लोअर से हायर की तरफ होगा, यानी कि निम्न से उच्च की ओर होगा। हमेशा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जब ये जो समाज जो है संघर्ष में जब पड़ता है, तो चेतना का बौद्धिक विकास हो रहा होता है। जो चेतना का, बौद्धिकता का क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है। ये लोअर से हायर की तरफ इसको ले जा रहा है, ऐसा हीगल का मानना है। आगे हीगल कहता है कि चेतना के दो पड़ाव होते हैं, और ये जो दो पड़ाव हैं, इसमें पहला है जो है मनुष्य की आत्मा की, जो मनुष्य की आत्मा है, ये आत्मा की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। जहाँ तक जब हम जीवित लोगों की बात करते हैं तो क्या होता? पहला है मनुष्य। मनुष्य क्या है? आत्मा की, चेतना की, बौद्धिकता की
सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। और अगर हम दूसरा निर्जीव की बात करते हैं, निर्जीव में यानी कि हम संगठनात्मक की बात करते हैं, संगठनात्मक पड़ाव की बात करते हैं, तो ऐसे में जो है राज्य चेतना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। क्योंकि ये जो है परिवार, समाज और इन सब से होते हुए, परिवार छोटा होता है, उसमें कम जो है बौद्धिकता होती है, समाज में थोड़ा सा और उससे ज़्यादा होती है, जो चेतना का लेवल, चेतना तत्व तो ज़्यादा होता है, उसके बाद राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो राज्य चेतना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। अगर संगठनात्मक की बात करते हैं, तो अगर जीवित तत्वों की बात करते हैं, तो जो ये मनुष्य है, ये मनुष्य चेतना की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, मनुष्य आत्मा की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, मनुष्य बौद्धिकता की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, ऐसा ये मानते हैं। दो पड़ाव होते हैं जिसमें कि एक जीवित तत्वों की बात हो रही है। तो मनुष्य, आप वैसे भी देखें तो सभी जितने भी जानवर हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जो जीवित हैं, उनमें मनुष्य सबसे महान है, सबसे बड़ा है। तो मनुष्य की चेतना क्या है? सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, अगर जीवित तत्वों की बात करते हैं। और अगर हम संगठन की बात करते हैं, तो उसी प्रकार राज्य की चेतना भी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, अगर हम संगठनात्मक तत्वों का सवाल की बात करते हैं। तो विकास के जो नीचे के लेवल पर बौद्धिकता, या आप उसको चेतना कह लें, तो ये चेतना तत्व जो है कम होता है, और जो ऊपर का लेवल होता है, इसमें चेतना तत्व अधिक होती है। जैसे व्यक्ति को परिवार की, समाज को, राज्य की, जैसे होता है कि व्यक्ति में परिवार होता है, व्यक्ति होता है, फिर क्या होता है? परिवार होता है, फिर परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। तो जैसे जैसे ये लेवल ऊपर होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो चेतना तत्व है, ये इसका लेवल हायर होता चला जाता है, इसमें ज़्यादा चेतना तत्व वहाँ पर ज़्यादा रहता है। क्योंकि राज्य में चेतना का तत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए राज्य के जो भी आदेश होंगे उसमें चेतना स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा विद्यमान होगी। तो उसमें चेतना स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा विद्यमान होगी। इसीलिए हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसीलिए कहता है क्योंकि उस राज्य में क्या है? चेतना तत्व जो है सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए कहता है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। जिस प्रकार ईश्वर की रेशनैलिटी को अपनी रेशनैलिटी से तुलना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार राज्य के आदेश का स्वेच्छा से पालन करना चाहिए। राज्य की रेशनैलिटी को हम जो है नीचे लेवल के रेशनैलिटी से तुलना हमें नहीं करना चाहिए, और जो भी राज्य के आदेश हैं उनका स्वेच्छा से पालन करना चाहिए, ऐसा हीगल बोलते हैं। वो हीगल कहता है कि राज्य के परफेक्ट आदेशों का पूर्ण स्वेच्छा से पालन करना ही पूर्ण स्वतंत्रता का परिचायक है। यानी कि अगर आप राज्य के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो वही पूर्ण स्वतंत्रता का परिचायक है, आपके लिए वही पूर्ण स्वतंत्रता है। और ये चीज़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति और ये जो है ये थॉट, हेगल का ये थॉट व्यक्ति और राज्य के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को समाप्त कर देती है। यही है इस सिद्धांत में क्या है कि राज्य और व्यक्ति के जो एक ज्वलंत प्रश्न था, राज्य और व्यक्ति के बीच संघर्ष का, हेगल के इस सिद्धांत ने उसको ही समाप्त कर दिया। क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है, व्यक्ति का क्या लक्ष्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, और यही लक्ष्य राज्य का भी है। तो राज्य की आज्ञाओं का स्वेच्छा से पालन करने पर ये लक्ष्य व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास चाहता है, और जो व्यक्ति राज्य का स्वेच्छा से पालन करेगा, आज्ञा का पालन करता है, तो उसका जो है सर्वांगीण विकास हो जाएगा और वो स्वतंत्र भी रहेगा। इसलिए राज्य और व्यक्ति के बीच में कोई द्वंद्व हो ही नहीं सकता, ऐसा हेगल मानते हैं। हेगल ने राज्य और व्यक्ति को एक अवयव के रूप में प्रदर्शित किया है। जिस प्रकार शरीर के अंग की स्वतंत्रता शरीर से अलग होकर नहीं हो सकती, उसी प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की स्वतंत्रता से अलग कैसे हो सकती है। यानी कि उन्होंने अंगी और अंग का यहाँ पर उदाहरण रखा है, और उन्होंने अवयव के रूप में राज्य को प्रदर्शित किया है। जिस प्रकार आगे हेगल कहते हैं कि जिस प्रकार हाथ
हाथ कहाँ स्वतंत्र होगा, कि जब वो हाथ जो है, जो शरीर का हाथ है, वो कब स्वतंत्र होगा, कि जब वो मस्तिष्क की आज्ञाओं का पालन करेगा। उसी प्रकार व्यक्ति तब स्वतंत्र होगा जब वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा। हेगल बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है हमारे शरीर के अंग हैं, हमारे मस्तिष्क यानी कि जो हमारा माइंड है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसा वो कहता है वैसा वो करते हैं, उसी प्रकार जो है राज्य को मस्तिष्क के स्थान पर रखकर यानी कि सबसे ऊपर रख करके ये हेगल कहता है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन जो है व्यक्ति को करना चाहिए, और तभी व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा जबकि वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करेगा, जैसे कि हमारे अंग हमारे मस्तिष्क की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। और इस प्रकार इस एथिकल प्रश्न को हेगल ने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, जो कि सभी दार्शनिक को परेशान करता है कि राज्य को कितनी शक्ति दें और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता। इस प्रश्न को हेगल ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ सॉल्व कर दिया और कहा कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में कोई संघर्ष नहीं है, ऐसा हेगल ने बोला। तो हेगल ने क्या किया, फाइनली इन्होंने इस ज्वलंत प्रश्न को ही मिटा दिया। उन्होंने कहा कि कोई संघर्ष है ही नहीं दोनों में, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों एक दूसरे, दोनों अंगी और अंग हैं, तो ये संघर्ष की बात ही नहीं उठती है। तो ये हमने देखा कि हेगल का द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हेगल एक राष्ट्रवादी एवं नस्लवादी विचारक था और इसने जो है जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ माना था और जो है जर्मनी राष्ट्र को भी इसने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया था। और आगे हेगल का मानना था कि एक समय में ईश्वर का साक्षात्कार एक ही जाति से होता है और वह जर्मन जाति के लोगों को प्राप्त है और जर्मन जाति के लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हेगल आगे कहता है कि हेगल द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता है, वाद प्रतिवाद एवं संवाद। वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होता है। इनकी अगर पुस्तकों की हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तकों में फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट, फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट है, दूसरी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, तीसरी साइंस ऑफ लॉजिक, चौथी फिनोमिनोलॉजी ऑफ जर्मनी, पांचवी फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो ये इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हो जाती हैं। कथन देख लेते हैं। वेपर कहते हैं हेगल जितना बड़ा दार्शनिक था, दुर्भाग्य से उसे समझना उतना ही मुश्किल था। हेगल जो वेपर महोदय ऐसा कहते हैं कि हेगल जितना बड़ा दार्शनिक था, दुर्भाग्य से उसे समझना उतना ही मुश्किल था। जबकि हेगल कहते हैं, हेगल के कुछ राज्य के बारे में कुछ विचार हैं। ये कहते हैं कि राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये सब इनके हेगल के विचार हैं। तो आज हमने हेगल को देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इनकी जो है द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत था उसे समझा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हेगल की जो दर्शन है हेगल का वो समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ और प्रैक्टिस वीडियो और दार्शनिक जो दूसरे दार्शनिक हैं उनके साथ। धन्यवाद।